हेलो एवरीवन, बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग प्रोसेस का मतलब प्रोसेस पढ़ रहे, प्रोसेस काम किस तरीके से होगा। ठीक है, अब पिछली क्लास में मैंने देखा था कि सबसे पहले आता है सैंपल डिजाइन, फिर ये पूरा एक तरीका, ये पूरा एक स्टेप होता है, स्टेप सीक्वेंस याद रखना। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, फिर ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, फिर ये नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन जानेंगे, फिर प्रोजेक्टिंग, और फिर ऐसा ये पूरा एक स्टेप होता है। तो अपन एक एक चीज को समझते हैं, पहले सैंपल डिजाइन से शुरू करते हैं। सैंपल डिजाइन देखो बेटा, डिजाइन का मतलब ये समझ लो, जब तुमने इंटरनल कंट्रोल पढ़ा था तब उसमें भी वर्ड पढ़ा था, इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, डिजाइन एक तरीके से प्लानिंग की तरह होता है, डिजाइन प्लानिंग की तरह होता है, प्लानिंग। ठीक है, आज अगर तुम अपने घर को डिजाइन करवा रहे हो तो घर बनने से पहले उसका डिजाइन बनता है। डिजाइन में तुम बताते हो कि भाई यहाँ पर एक रूम होगा, यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ हॉल बनाएंगे, यहाँ एक रूम बनाएंगे, इसमें ऐसा करेंगे, इसमें अटैच लेटरिन बाथरूम होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा पूरा तुम बनाते हो। यहाँ पर हम ये करवाएंगे, इससे ये फैसिलिटी के लिए ऐसा ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए। उसके बाद ऐसा पूरा घर का तुम डिजाइन बनवाते हो। तुम अगर मान लो फर्नीचर बनवा रहे हो तो फर्नीचर में एक शेल्फ यहाँ रखवाएंगे, एक यहाँ रखवाएंगे, इसमें हम ये कर लेंगे, इसमें तो अपनी सहूलियत के हिसाब से, मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो, तुम जो चाह रहे हो घर से, तुम जो चाह रहे हो फर्नीचर से तुम्हें मिले, तो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के हिसाब से तुम डिजाइन बनवाते हो पूरी। फिर उस डिजाइन के हिसाब से काम होता है। जैसे तुम्हारे पर्पस के, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिजाइन बन जाती है, फिर डिजाइन के हिसाब से काम होना शुरू होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी सैंपल डिजाइन, सैंपल लेंगे, काम करेंगे, उसके पहले बैठ करके पूरा सैंपल का डिजाइन बना लो। क्या कर लो डिजाइन बनाने में, आओ देखते हैं। ये कुछ जैसे बातें बोलता है, व्हेन डिजाइन मतलब ऐसे टाइम पास। व्हेन डिजाइनिंग एंड ऑडिट सैंपल द ऑडिटर शुड कंसीडर द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। काटना मत, ये काम की चीज़ है, मतलब इसके बारे में दोबारा बताएगा आगे, मतलब इसके बारे में ही बातें करता रहेगा। दो चीज़ अपन ने यहाँ से पढ़ी, दो चीज़ कौन कौन सी दो चीज़ पढ़ी अपन ने। डिजाइन किसके बेस पे होती है, डिजाइन बनाने के टाइम में क्या कंसीडर करना पड़ता है। जैसे तुम जो घर की डिजाइन बनवाते हो, तुम ऐसे नहीं बोलते घर बना दो, तो आर्किटेक्चर ने क्या कर रखा है, डिजाइन बना के रख रखी है। ठीक है, बॉस इतना पूछता है कितने स्क्वायर फीट का एरिया है, तुम बता दो इतना स्क्वायर फीट है, तो वो वाली डिजाइन ले लेता है, वो बोलता है जाओ बना दो, ये नक्शा है, घर बना दिए। मतलब तुमने कहा 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है अपना, तो हर 1000 स्क्वायर फीट के लिए उसने एक नक्शा रख रखा है। ये 500 से 1000 पे लिए ये जाएगा नक्शा, 1000 से 1500 पे ये नक्शा जाएगा, इससे इस पे ये जाएगा, सबको एक ही नक्शे का घर बना रहा है भाई हर जगह। पूरे कोटा में 1000, 500 से 1000 वाले घर एक ही जैसे बने हुए, जिसको भी उसने बनाया आर्किटेक्चर ने। ऐसा होता है क्या, नहीं। अरे हर बंदे का पर्पस अलग अलग होता है। ठीक है, सब तो नहीं एक जैसा बनवा लेते, और परफेक्ट कुछ होता ही नहीं है। परफेक्ट तो पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। अगर परफेक्ट स्टैंडर्ड हो तो सब उसे फॉलो करें। ठीक है, परफेक्ट कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ी होता है, परफेक्ट घर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो सब उसे कॉपी करें। परफेक्ट होता है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे पर्पस को जो अचीव करने के लिए बनाया जाता है, तुम्हारे पर्पस को जो अचीव करने के लिए बनाया गया वैसा ही घर, ठीक है, जैसा तुमने बताया वैसा ही बनाया गया, और तुम्हारा पर्पस पूरा अचीव हो रहा है, तो तुम्हारे लिए परफेक्ट हो गया। समझ लो ना बात को। तो परफेक्ट अगर फिक्स होता कि इसको परफेक्ट बोलते हैं, तो फिर वो स्टैंडर्ड बन जाता। ये बात समझो भी। ठीक है, अब टर्मिनोलॉजी को समझना सीखो। तो परफेक्ट कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, यानी कि जब भी किसी बंदे को अपना घर बनाना है, तो घर बनाने वाले बंदे को अपना क्या देखना पड़ेगा, अपना पर्पस देखना पड़ेगा, अपना ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा। ठीक है, पर्पस के हिसाब से उसका काम होगा। ठीक, तो इसीलिए डिजाइन किसको कंसीडर करता है, डिजाइन में अपन कंसीडर करते हैं दो चीज को, एक पर्पस और एक एपी के पर्पस को और पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, इसे कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब एपी के पर्पस को कंसीडर करते हैं कि एपी का पर्पस क्या है। हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, हम ओवर स्टेटमेंट टेस्ट कर रहे हैं या अंडर स्टेटमेंट टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो पर्पस तो देख लो तुम्हारा क्या है, क्योंकि जैसा पर्पस होगा वैसी पॉपुलेशन होगी, जैसी पॉपुलेशन होगी वैसे सैंपल निकाला जाएगा। समझ गए। तो पर्पस पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करेगी, जिसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, सैंपल। तो पर्पस देख लो, पर्पस के हिसाब से क्या होता है, पॉपुलेशन बदलती है।
समझ गए ना। तो तुम्हारा एपी का पर्पस क्या है, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने का पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हो परफॉर्म, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। सर हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं कि हमें ओवर स्टेटमेंट चेक करना है, अंडर स्टेटमेंट चेक करना है। समझ गए बात। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, तुम पढ़ के आए ऊपर कार, कंप्लीटनेस, एप्रोप्रिएटनेस और रिलायबल। हर आइटम इंक्लूड करे तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। एप्रोप्रिएट कब होगा, जब वो हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए हो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव से रेलेवेंट हो, पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसेस हमारे ऑडिट प्रोसेस से, हमारे ऑब्जेक्टिव से रेलेवेंट हो, ठीक है। और एप्रोप्रिएट हो गया। रिलायबल कब होगा, रिलायबल कैसे होना चाहिए, इन रिलायबल विद रेस्पेक्ट टू एक्यूरेसी और सोर्स, इसके रेस्पेक्ट में रिलायबल हो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इसे कंसीडर करेंगे। अगर पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स में कमी है, अगर वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो पॉपुलेशन सैंपल लेने के लिए सही नहीं है, ठीक है। हमारे सैंपल के लिए वो रिलेवेंट पॉपुलेशन नहीं कहलाएगी। आई बात समझ में। तो पॉपुलेशन को कंप्लीट भी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए, तभी जाकर सैंपल लेंगे उसमें से। आई बात समझ में। चलो, आज अगर मान लो कोई फ्रॉड किए हुए बिल को हटा दे उसमें से, ठीक है, जिस भी महीने में फ्रॉड वगैरह हुए वो सारे बिल हटा दे। आई बात समझ में। तो पॉपुलेशन से अगर तुम सैंपल लोगे तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे क्या। सैंपल में तो हर चीज़ आनी चाहिए। अगर मैं बच्चे को टेस्ट कर रहा हूँ या बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है और सारे डफर बच्चे ले लूँ या सारे इंटेलिजेंट बच्चे ले लूँ तो पर्पस सोल्व होगा क्या, ठीक है। बच्चे तो सारे हर किस्म हर तरह के होने चाहिए, रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए, हर बच्चों का सेलेक्ट होने का चांस इक्वल होना चाहिए। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो फ्रॉड वाली पॉपुलेशन को हटा दूँ तो पॉपुलेशन कंप्लीट नहीं है, तो सैंपल के लिए सुइटेबल, ठीक है। तो याद रखना सैंपल डिजाइन में सबसे पहला काम ऑडिट के प्रोसेसर का पर्पस, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पहला, ठीक है। याद रखना कोई भी डिजाइन हो वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही बनती है, चाहे फिर वो इंटरनल कंट्रोल की डिजाइन ही क्यों ना हो, ठीक है। हर डिजाइन पर्पस और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही बनती है। तुमने इंटरनल कंट्रोल में भी यही लाइन पढ़ी है सेम। अपन इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। कौन करता है ये काम, TCWG, मैनेजमेंट और अदर पर्सनल। क्यों करते हैं, टू अचीव, हाँ, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। वो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, चार। फिर तुमने चार चीज पढ़ी थी, बस चार चीज पढ़ी थी, है ना, याद है ना। डिजाइन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए होती है। तो अब दो बात हो गई, पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। अब इसी के बारे में पढ़ाएगा, मस्ती का लेवल खत्म ही नहीं हो रहा। 3 नाम लिख दिए और उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दी बातें, फिर दोबारा बता रहा है, दोबारा वही बात करेगा जो ऊपर करी। सैंपल साइज की बात बता रहा है यहाँ पर, या ऑर्डर शेल डिटरमिन सैंपल साइज। सैंपल साइज के लिए क्या ध्यान रखना होता है, सैंपल साइज इतना तो लो कि तुम्हारा रिस्क रिड्यूस हो जाए। याद रखना सैंपल साइज के साथ ये बात रिलेटेड होती है, ये पढ़ेंगे अपन आगे सैंपल साइज के अंदर, ठीक है। इसके बारे में 2 बात पढ़ी, पर्पस और कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बारे में पढ़ा कि इतना होना चाहिए सैंपल साइज, इतना, टू रिड्यूस रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली, ठीक है। इसके बारे में 2 बातें, इसके बारे में 1 बात। खैर ये पढ़ेंगे आगे आएगा टॉपिक सैंपल साइज, ये बीच यहाँ ही दे देता है सबके बारे में शॉर्ट में लिखकर। अब उनको क्या मतलब अपन डिटेल में ही पढ़ लेते ना। आ जाओ, सबसे पहला ऑर्डर कंसीडर करेगा अपने स्पेसिफिक पर्पस को टू बी अचीव। देखो आगे ना, ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। यार अपना डिजाइन का ऑब्जेक्टिव से रिश्ता होता ही होता है, ऑब्जेक्टिव के बिना डिजाइन होती ही नहीं है। ये बात फिट कर लेना दिमाग में, कोई भी डिजाइन बिना ऑब्जेक्टिव के नहीं होगी। कहीं पे भी डिजाइन आया ना, कुछ भी डिजाइन हो रही है तो किसके लिए होगी। अरे तुम ऑडिट की प्लानिंग करते हो ना स्टार्टिंग में, हाँ प्लानिंग करते हो ऑडिट करने से पहले, तो प्लानिंग किसके लिए होती है, तुम्हारे ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को। और ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है कि तुम्हारा जो रीजनेबल वो है ओपिनियन, तुम जो ओपिनियन दोगे, ठीक है, वो कैसा हो, टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है। रिस्क बिल्कुल कम से कम हो उसके अंदर, बिल्कुल कम से कम। देखो 0 तो कर नहीं सकते अपन, है ना, वो तो खत्म हो गया। एक्सेप्टेबली लो लेवल पर रिस्क को बहुत कम कर दो। एग्जाम देने जा रहे हैं, फेल होने के रिस्क को बहुत ही कम करना है, बहुत ही कम कर देना है, बिल्कुल, ठीक है। तो फेल होने के रिस्क को कम करने के लिए तुम पढ़ाई में मेहनत इतनी करोगे, ठीक है, तो उसके लिए पहले प्लानिंग करोगे तुम लोग। आई बात समझ में। तो डिजाइन हमेशा किसको कंसीडर करती है, ऑब्जेक्टिव को। चलो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करती है टू बी अचीव एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडिट प्रोसेस दैट इज लाइकली टू बेस्ट अचीव द पर्पस, ठीक है। वो कौन कौन से प्रोसेस अपन परफॉर्म करें, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, यानी इंक्वायरी के साथ ऑब्जर्वेशन करूँ या री परफॉर्मेंस करूँ या इंस्पेक्शन करूँ, ठीक है। इंक्वायरी के साथ इंस्पेक्शन और री परफॉर्मेंस अच्छा होता है,
ऑब्जर्वेशन थोड़ा कम अच्छा होता है। खैर छोड़ो ये बातों को, ये वही बात लिखा है, मेन चीज याद रखना ऑब्जेक्टिव। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ गया, हमने पढ़ी थी दो चीजें, पर्पस, उसकी बात यहां कर दी, पर्पस की बात यहां कर दी, ठीक है। दूसरा कर रहा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, उसकी बात शायद आगे करेगा, ये यहां कर रहा है। चलो ये देख ले पहले, ये क्या लिखा है, ये नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसेस, नहीं यहाँ भी करेगा शायद, नहीं कर रहा है क्या, नहीं यहाँ नहीं कर रहा। चलो आ जाओ। अब क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ, एक टॉपिक पढ़ा था नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस ऊपर। ऑडिट एविडेंस अलग अलग होते हैं नेचर के हिसाब से और सोर्स के हिसाब से। नेचर के हिसाब से होते हैं विजुअल, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, है ना। तो नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, वर्बल, ओरल और वाइवा ऐसे नहीं होते। कंसिडरेशन ऑफ नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस के नेचर को भी कंसीडर करूंगा सैंपल डिजाइन करने में, ठीक है। एंड पॉसिबल डेविएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट कंडीशन। अब अपन पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 2। भाई तुम्हें कौन सा एविडेंस मिल रहा है वो भी देख लो, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है क्या जो तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, और पॉसिबल डेविएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट कंडीशन। साथ में देख लो कि किसे डेविएशन मानेंगे, किसे मिसस्टेटमेंट मानेंगे, ठीक है। डेविएशन की और मिस स्टेटमेंट की कंडीशन क्या होगी, ठीक बेटा। डेविएशन और मिस स्टेटमेंट की कंडीशन के लिए हमें यह भी देखना होता है कौन सा एविडेंस हमें मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें लाइन का एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने डेटा सेलेक्ट किए एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए, तो मैंने अकाउंट रिसीवेबल की लिस्ट ली, अकाउंट रिसीवेबल की लिस्ट ली, कस्टमर की लिस्ट ली, ठीक है। वो लिस्ट मेरे लिए पॉपुलेशन कहलाएगी। उसमें से मैं कुछ कस्टमर के लूँगा, ठीक है। मतलब मैंने ले लिया राम, श्याम, मोहन, सोहन, मनमोहन, ठीक है। ये 5 लोगों को ले लिए। इन 5 लोगों को भेजूंगा मैं एक्सटर्नल, ठीक है। इससे कंफर्मेशन लूंगा मैं 5 लोगों से। अब मान लो एक डेटर का बैलेंस था 5 लाख, वो कह रहा है कि मेरे को 2 लाख देना है और बैलेंस आ रहा है 5 लाख, ठीक है। अब वो 2 लाख इसलिए कह रहा था वो पर्सन क्योंकि वो कंफर्मेशन के पहले उसने हमें एक चेक, उसने हमें ट्रांसफर कर दिया था ऑनलाइन 3 लाख रुपया। 5 लाख का कस्टमर था, 3 लाख कंफर्मेशन के पहले ट्रांसफर कर दिया था उसने। जैसे उसे ट्रांसफर किया, हमने कंफर्मेशन मांग लिया और उसका रुपया कंफर्मेशन देने के बाद अपने पास आया, ठीक है। तो अपन ने उसका एडजस्टमेंट नहीं किया था, तो अपन ने डेटर दिखा रखा था 5 लाख का, 3 लाख वो अपन को दे चुका था। उसके पेमेंट के बाद उसने पेमेंट किया, उसके बाद अपन ने कंफर्मेशन मांगा, उसने कहा मुझे 2 ही देने हैं। मैंने यहाँ तो 5 आ रहे थे, उसने 2 बोले, वो मैंने रिसीव बाद में किए, तो मैंने उसकी एंट्री नहीं करी। तो क्या इसे डेविएशन मानूं? कंफर्मेशन में वो बैलेंस में फर्क आया तो उसको डेविएशन मानूं? नहीं, डेविएशन थोड़ी है। सही बोल रहा है, उसको 2 ही देना है, वो तो बाद में आया, ठीक है। तो ये बात समझ गए, एग्जांपल समझ गए तुम लोग। तो क्या किसे डेविएशन मानूं, किसे मिसस्टेटमेंट मानूं, किसे ना मानूं? चलो एक और चीज बताता हूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। ये बात तो हो गई मिस स्टेटमेंट की, टीओडी, टेस्ट ऑफ डिटेल में बात हो गई, ठीक है। मिस स्टेटमेंट की बात होगी, अभी डेविएशन की बात करते हैं। मिस स्टेटमेंट की बात कर दी, किसे मानना है किसे नहीं मानना, ठीक। हाँ, 5 लाख रुपया है, वो बता रहा है 2 लाख ही देना है और कोई 3 लाख 20 लाख कुछ आया नहीं है, तो क्या मिस स्टेटमेंट मानूं? हाँ, फिर तो मानूंगा। तो कब मानूं कब ना मानूं, मिस स्टेटमेंट कंडीशन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये कंसिडर करना पड़ता है। तो पॉसिबल डेविएशन मिस स्टेटमेंट कंडीशन, कंडीशन को कंसिडर करना पड़ता है। कंडीशन समझ गए ना, कब मिस स्टेटमेंट कहलाएगा कब नहीं कहलाएगा, मिस स्टेटमेंट कंडीशन बोलते हैं इसको। बात कर ले डेविएशन की। अगर मान लो कोई भी ट्रांजैक्शन ऑथोराइज हो, उसके बाद ही होता है कि भाई ऑथोराइज होने के बाद ही होगा, या 1 लाख के ऊपर की सारी परचेज ऑथोराइज होने के बाद ही होगी। कोई पर्सन उसको ऑथोराइज करेगा, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। अब अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हो गया जो ऑथोराइज नहीं हुआ और वो होने के बाद पर्सन ने उसको ऑथोराइज कर दिया, मतलब हो गया ट्रांजैक्शन, उसके बाद पर्सन ने उसको देखा किया और उसके बाद ऑथोराइज कर दिया, तो क्या कंट्रोल का डेविएशन मानूं? क्या कंट्रोल का पर्पस सोल्व नहीं हुआ क्या? उसने बाद में ऑथोराइज कर दिया, उसने बाद में चेक करके ऐसे कर दिया ऑथोराइज, क्या कंट्रोल का पर्पस सोल्व हुआ या नहीं हुआ? इससे पर्पस सोल्व हुआ या नहीं हुआ? सोल्व हो गया, फ्रॉड तो नहीं होगा ना, उसने बाद में कर दिया ऑथोराइज, ठीक है।
आज अगर मान लो बच्चे को पापा को बताकर अमाउंट खर्च करना था, अब कभी इमरजेंसी में उसने अमाउंट खर्च कर दिया, ठीक है, नहीं बता पाया उस टाइम पे, लेकिन आगे बाद में बता देता है, ठीक है। तो पापा का पर्पस ये है कि बच्चा उल्टे सीधे काम में पैसा खर्च ना कर दे, ठीक है। तो अब खर्चा करने के बाद बता देता है वो, ठीक है। तो इसको डेविएशन मानू क्या? नहीं, बता तो रहा है ना। हाँ, नहीं बताया होता तो ठीक है, टाइम में थोड़ा फर्क पड़ गया बस, ठीक है, टाइम में थोड़ा फर्क पड़ गया, लेकिन इसको डेविएशन कंसीडर करूँ या ना करूँ? नहीं करूँगा। तो डिपेंड करता है तुम किस कंडीशन को डेविएशन कंसीडर करोगे और किसे डेविएशन कंसीडर नहीं करोगे। हाँ, वो बच्चा खर्च कर देता, वो बताता भी नहीं, तो फिर डेविएशन मान देना। बच्चे ने पैसा खर्च भी कर दिया, पूछ के खर्च करना था उसको पापा से, और बिना पूछे खर्च कर दिया उसने, और बताया भी नहीं उनको, ठीक है। तो ये डेविएशन है क्या? हाँ, समझ में आई बात? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चालू कोई क्वेश्चन है क्या? अरे करने के बाद बता रहे तो पता तो पड़ गया ना, फ्रॉड नहीं है, ठीक है। मैं नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, तेरे जैसे एबनॉर्मल की बात तो नहीं कर रहा हूँ। लैम्बोर्गिनी खरीदने चला गया। यहां पर क्या हुआ, कभी इमरजेंसी में सामने वाले ने परचेस कर लिया, ऑथोराइज नहीं करा पाया या कोई रीजन होगा, उसको लग रहा है डिले हो जाएंगे, जल्दी माल चाहिए, इमरजेंसी में हाथों हाथ मंगवा लिया माल, अभी बाद में ऑथोराइज करवा लिया कि यार हमने इमरजेंसी में माल मंगवा लिया था, अभी ऑथोराइज करवा देते, इसको ऑथोराइज कर दो, तो ऑथोराइज हो गया ना। कोई फ्रॉड तो नहीं हो ना? फ्रॉड इंटरनल कंट्रोल लगाते ही क्यों है? किससे बचने के लिए? फ्रॉड और एरर दोनों से। हाँ, ऑटोमेटेड कंट्रोल जो होते हैं ना, अधिकतर वो एरर से बहुत बचाते हैं अपन को, ठीक है। क्लरिकल एरर से बहुत ज़्यादा बचाते हैं, ह्यूमन एरर से बहुत ज़्यादा बचाते हैं, ठीक है। चलो, अभी मेरी बात समझ में आई? तो ये समझ में आता है मिसस्टेटमेंट कंडीशन, डेविएशन कंडीशन क्या होता है। हाँ, इसे भी ध्यान रखना पड़ता है, इसे भी कंसिडर करना पड़ता है। कंसिडरेशन ऑफ एविडेंस कौन से मिलेंगे और किसे मिसस्टेटमेंट और डेविएशन मानेंगे, ठीक है। अब एविडेंस तो मेरे को क्या मिला, क्यों 5 की जगह 2 लाख ही देना है, ठीक है। लेकिन फिर जब मैंने को मालूम किया तो मुझे पता पड़ गया कि भाई उसने 3 लाख दे दिए, वो अकाउंट में आए नहीं थे, इसलिए हमने एंट्री नहीं की। तो उससे पूछा भाई तू 2 लाख बता रहा है, यहाँ तो 5 लाख है। उसने कहा मैं 3 लाख दे दिए, आ जाएंगे भी अकाउंट में, ठीक है। यहाँ से मैंने ट्रांसफर कर दी। आई बात समझ में? चलो, तो इन दोनों को कंसिडर करना है। रिलेटिंग टू डेट ऑडिट एविडेंस विल असिस्ट द ऑडिटर इन डिफाइनिंग व्हाट कॉन्स्ट। इससे ऑडिटर को पता पड़ जाएगा, ऑडिटर ये पहचान पाएगा, क्या पहचान पाएगा? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ डेविएशन और मिसस्टेटमेंट। जब वो डिफाइन कर देगा मिस स्टेटमेंट और डेविएशन की कंडीशन को, तो ये बता पाएगा कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेविएशन और मिस स्टेटमेंट, ठीक है। डेविएशन क्या होता है, किसे मानते हैं डेविएशन? तो 3 लाख उसने बोला कि मेरे को 2 लाख ही देना है, और 3 लाख को उसने दिए नहीं थे, तब मैं उसको क्या मानता? मिस स्टेटमेंट, क्योंकि हमने दिखा रखा है 5 लाख और वो कह रहा है 2 लाख ही देने, कोई 5 लाख देने नहीं है। हमने कहा तूने 3 लाख कुछ दे दिए थे क्या? उसने कहा कोई देने ही नहीं है, मैंने माल खरीदा ही नहीं है 3 लाख का, यानी कि फर्जी बिल बनाकर कोई एंट्री कर रखी है, सेल कर रखी है, ठीक है, या ज़्यादा दिखा रखा है, ओवर स्टेट कर रखा है उसको बस, ठीक है। तो इससे पता पड़ता है डेविएशन किसे माने, और इससे पता पड़ता है व्हाट पॉपुलेशन टू यूज फॉर सैम्पलिंग, कौन सी पॉपुलेशन सैम्पलिंग में यूज करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, पॉपुलेशन कंप्लीट होना चाहिए, बस काफी। पॉपुलेशन क्या होना चाहिए? कंप्लीट, यानी साधारण भाषा में लिखता तो कंप्लीट है, मगर पॉपुलेशन कार होना चाहिए, कंप्लीट, एप्रोप्रिएट और रिलायबल। क्योंकि तुमने यहां पर पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर कि हम लोग कंसीडर करते हैं पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसेस प्लस 2 पॉइंट पढ़े या 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट के अंदर पहला पॉइंट ये रहा है ना, पर्पस वाला, और कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पॉइंट है। कंप्लीटनेस क्या होता है पॉपुलेशन की? क्या था बेटा आज का प्रोडक्ट? कौन था आज का? फिर अब कल का कुछ डिसाइड किया है तुमने? अभी कसम खा के बैठो, कसम खा के आ जाओ। पॉपुलेशन क्या होना चाहिए? ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है, समझ गए? अब क्या लिखता है यहाँ पर? पूरा वही बात लिखता है सेम। ऑर्डर कंसिडरेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर इंक्लूड्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ डेविएशन और मिसस्टेटमेंट। ये बोल रहा है कि हमने तुम्हें ऊपर 2 बात पढ़ाई ना, 2 बात स्टार्टिंग में ही, एक तो पर्पस, एक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो तुमने सेकंड पॉइंट पढ़ा वो पर्पस वाला था, ठीक है।
क्योंकि ये कह रहा है, देखो ये लिखा है ना, कंसिडरेशन ऑफ पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। हाँ, स्टार्टिंग में पढ़े थे अपन पर्पस और कैरेक्टरिस्टिक्स, याद है? तो पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के अंदर इंक्लूड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ डेविएशन और मिसस्टेटमेंट। ठीक है, इससे वो होता है कि हम लोग रेलेवेंट जो होता है ना, रेलेवेंट, उसे ही अपन लोग इंक्लूड करते हैं किसमें? इवेल्युएशन। ठीक, तो जो रेलेवेंट होता है उसे ही इवेल्युएशन में इंक्लूड करते हैं, और जो रेलेवेंट नहीं होता, जैसे वो अभी उसने कहा कि मैंने 3 लाख पेमेंट कर दिया है, अब वो रेलेवेंट नहीं है ना, तो बस उसे खत्म कर दूंगा, मतलब वो डेविएशन है ही नहीं, हो तो उसे किसमें ले लूंगा? यानी पहले तो तुम लोग एक कंडीशन बना लो, कंडीशन से तुम्हें पता पड़ेगा व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेविएशन। पहली बात आती है कि हम कंसीडर करते हैं डेविएशन और मिसस्टेटमेंट की कंडीशन। अब मैं बार बार ये 2 वर्ड नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक वर्ड बोलूंगा, डेविएशन। हम लोग कंसीडर करते हैं डेविएशन की कंडीशन, मतलब क्या कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा डेविएशन को। एक बार ये पता पड़ गया तो फिर जो डेविएशन को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, जो रेलेवेंट होगा, हम उसे किसमें इंक्लूड करेंगे? इवैल्यूएशन। तो हम डेविएशन की कंडीशन बनाएंगे, इसका मतलब होता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है डेविएशन, ये मतलब होता है इसका। पहली बात, हम डेविएशन की कंडीशन बनाएंगे, हम डेविएशन की कंडीशन को कंसीडर करेंगे, इसका मतलब होता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है डेविएशन को। ये बात समझ गए? और जो रेलेवेंट होगा, मतलब जो डेविएशन को वो करता होगा, कॉन्स्टिट्यूट करता होगा, मतलब जो डेविएशन होता होगा रियल में, हम वो जो रेलेवेंट है उसे ही हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे, किसमें इंक्लूड करेंगे? इवैल्यूएशन के अंदर। जब हम इवैल्यूएट करेंगे डेविएशन को, तो उस वाले को कंसीडर करेंगे जो डेविएशन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हमारे 3 पॉइंट आए। पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव आया, ठीक है, पर्पस पे। दूसरा पॉइंट भी पर्पस को ही कॉपी कर रहा है, सेम। और तीसरा पॉइंट हमारा ये कंप्लीटनेस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पर्पस, पर्पस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पहले में बोलता है पर्पस को वो करो, कंसीडर करो, पहले पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में बोलता है उसका मतलब क्या होता है, पर्पस को कंसीडर करने का मतलब क्या होता है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेविएशन, डेविएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट कंडीशन, इसे पर्पस को कंसीडर करना बोलते हैं। दूसरे में ये बोला। और तीसरे में हमें बोलता है पॉपुलेशन कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, यानी ऊपर पढ़ाए हुए 2 पॉइंट के नीचे 3 कर देता है, पर्पस और कैरेक्टरिस्टिक्स को नीचे 3 कर देता है। ठीक है, आगे बढ़। फिर ये एग्जाम्पल दे दिया, ये एग्जाम्पल के अंदर वही बात बोली जो मैंने तुम्हें बताई अभी। ठीक, अब एक तो वो कस्टमर का कंफर्मेशन, पेमेंट कर दिया कस्टमर ने, पेमेंट मेड बाय द कस्टमर बिफोर द कंफर्मेशन डेट बट रिसीव शॉर्टली आफ्टर द डेट बाय द क्लाइंट। कंफर्मेशन के पहले पेमेंट किया और कंफर्मेशन आने के बाद पेमेंट रिसीव किया क्लाइंट ने। ठीक है, तो जब कंफर्मेशन के पहले उसने पेमेंट कर दिया, हमारे पास तो कंफर्मेशन आ गई, उसके पहले उसने पेमेंट कर दिया था, हमने बाद में रिसीव किया। ये पूरी कंडीशन समझ गए ना? इसके बाद एक और दूसरा एग्जांपल भी देता है, बोलता है ऑल्सो रॉन्ग पोस्टिंग बिटवीन कस्टमर अकाउंट डज नॉट अफेक्ट द टोटल अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस। ये कहता है कि राम का सेल, राम को की हुई सेल शाम में दिखा दी, तो राम और शाम के बैलेंस में तो फर्क पड़ेगा, लेकिन वो टोटल डेटा जो तुमने दिखा रखा है कंप्लीटनेस में फर्क नहीं पड़ेगा। सही है ना भाई? आज अगर राम की सेल को शाम में दिखा दिया, हाँ, तो डेटर तो मेरे 10 लाख के तो 10 लाख ही रहेंगे ना। देखो, राम को मैंने 3 लाख की सेल करी, राम का शाम में दिखाना, राम को मैंने 3 लाख की सेल करी, 3 लाख की सेल। अब समझना बात को, तो राम को जो 3 लाख की मैंने सेल करी, वो राम में ना दिखाकर मैं शाम में दिखाऊंगा, तो राम का बैलेंस हो जाएगा कम, शाम का बढ़ जाएगा। लेकिन डेटर का बैलेंस जो 10 लाख है तो 10 ही रहेगा ना। हाँ, लेकिन राम की सेल को दिखाता ही नहीं, तो 10 लाख का बैलेंस कितना हो जाता? 7 लाख, 3 लाख से कम हो जाता। 3 लाख की सेल मैंने राम को करी थी, वो दिखाता ही नहीं, तो 10 लाख का बैलेंस डेटर का 7 ही रह जाता। तो डेटर का बैलेंस तो सही है ना इधर उधर दिखाने से। तो ये कहता है रॉन्ग पोस्टिंग से बैलेंस तो सही रहेगा। ये दूसरा एग्जाम्पल इसका। अब दूसरे एग्जाम्पल का ये एक्सप्लेनेशन है, इस वाले एग्जाम्पल का ये एक्सप्लेनेशन है। ये ऐसे बोलता है कि कंप्लीटनेस अगर मैं चेक कर रहा हूं तब मैं इसको डेविएशन मानूंगा क्या, मिसस्टेटमेंट मानूंगा क्या? नहीं। ठीक है, तो ये कह रहा है कभी कभी कोई जो गलती होती है ना, कभी कभी कोई गलती, वो कोई मिसस्टेटमेंट एक प्रोसीजर के लिए, एक ऑडिट प्रोसीजर के लिए तो वो मिसस्टेटमेंट नहीं कहलाती, लेकिन वही दूसरे के लिए मिसस्टेटमेंट कहलाती। ये कह रहा है इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट टू कंसीडर मिसस्टेटमेंट, इसको मिसस्टेटमेंट नहीं मानेंगे। ये ऊपर जो राम श्याम की बात करी अपन ने,
ठीक है, इसको मिसस्टेटमेंट नहीं मानेंगे। किस में नहीं मानेंगे? किसी पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसेस में नहीं मान रहे, मान लो किसी पर्टिकुलर ऑडिट प्रोसेस में नहीं मान रहे, ठीक है। इट मे नॉट बी, मे वर्ड लिखा है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में वो मिसस्टेटमेंट ना हो, इवन दो इट मे हैव एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन अदर एरिया ऑफ ऑडिट, ऑडिट के दूसरे एरिया में उसका इंपॉर्टेंट इफेक्ट हो, ठीक है, जैसे सच एज असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ फ्रॉड, ठीक है, और द एडिक्वेसी ऑफ द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो हो सकता है वो जो डेटर का अमाउंट तुमने इधर उधर कर दिया, ठीक है, तो उससे प्रोविजन में फर्क पड़ जाए। मान लो राम हमारा बहुत अच्छा कस्टमर है, टाइम पे पेमेंट करता है, और शाम उसका वाइस वर्सा है, ठीक है, उसका टाइम पे पेमेंट नहीं आता, उसमें हमें बहुत ज़्यादा रिस्क लगता है क्लाइंट को, तो क्लाइंट उस पर ज़्यादा प्रोविजन बना लेगा मान लो, तो अब क्या होगा? प्रोविजन गलत बन जाएगा, क्योंकि शाम का तो बैलेंस गलत है, राम का भी शाम में दिखा दिया, ठीक है, तो प्रोविजन गलत आ जाएगा। तो ये कह रहा है हो सकता है एक आइटम के लिए मिस स्टेटमेंट ना हो, जैसे अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस के लिए, लेकिन हो सकता है प्रोविजन के लिए क्या बन जाए? मिस स्टेटमेंट बन जाए। तो वो कह रहा है मिस स्टेटमेंट हो सकता है किसी एक के लिए मिस स्टेटमेंट ना हो, मगर दूसरे के लिए क्या हो वो, बस ये बात कर रहा है इस पैराग्राफ। समझ गए सारे बच्चे पैराग्राफ? अब इस पे आते हैं। प्रोविजन का अकाउंट चेंज हो गया तो अपना पीएनएल गलत, प्रॉफिट गलत आएगा, ठीक है, ठीक है ना, तो गलत ही हो गया ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ बेटा बोल। अगर डेटर का अकाउंट मैंने राम का अमाउंट शाम में दिखा दिया तो टोटल रिसीवेबल का बैलेंस तो बिल्कुल सही है, तो यहां मिस स्टेटमेंट नहीं है। तो एक जगह कोई चीज से एक जगह मिस स्टेटमेंट ना आए, ठीक है, मगर हो सकता है उससे दूसरी जगह आ जाए, यानी कि जब मैं प्रोविजन बना रहा हूं तो हो सकता है वो प्रोविजन गलत बन जाए। क्यों गलत बन जाए? क्योंकि तुमने बैलेंस इधर उधर कर दिया, ठीक है, आई बात समझ में? अब ये कह रहा है कि हमने तुम्हें ये कहा ऊपर कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करना, ठीक है, ये कहा ना ऊपर, कंसीडर करना पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, मतलब कार को कंसीडर करना, कार को। तो ये कह रहा है कार को तुम कैसे कंसीडर करोगे? चलो बताओ। हमने कहा हमें पता नहीं, पता कैसे कंसीडर कर। तो इसने कहा सिंपल सी बात है, तुम लोग क्या करो, तुम लोग करो ये असेसमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ, अगर टीओडी का केस है, सॉरी टीओसी का केस है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का केस है, तो तुम लोग क्या असेस करो? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ। अगर डेविएशन की एक्सपेक्टेड रेट ज्यादा, डेविएशन की, हम डेविएशन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर सैंपल साइज ज्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है ना पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करो, कंसीडर करो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के टाइम पे तुम लोग डेविएशन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में डेविएशन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर तुम्हें सैंपल साइज बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन सैंपल डिजाइन में कंसीडर करते हैं। अब तुम्हें इसके पता कैसे पड़ेगा? तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है कम है? अरे तुम अभी चैप्टर नंबर 3 में करके आए ना, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल चैप्टर पढ़ के आए, उसमें तुम लोग अंडरस्टैंडिंग लिया एनडीटी की, और अंडरस्टैंडिंग ली तुमने इंटरनल कंट्रोल की, जिसमें अंडरस्टैंडिंग मिली, इवेल्युएट भी किया, ठीक है। तो इन सब से तुम्हें पता पड़ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग और इवेल्युएशन से तुम्हें पता पड़ जाएगा कि तुम्हारे हिसाब से तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो डेविएशन को, ठीक है, समझ गए? तो ये कह रहा है सैंपल डिजाइन में पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करने का मतलब होता है कि अगर तुम टीओसी कर रहे हो तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन को असेस करो, उससे सैंपल साइज डिसाइड होगा। देखो डिजाइन में सब आ गया, सैंपल कैसे लेंगे, कितना लेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, उसके बाद जो सैंपल से हमारा वो आया, रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट के अंदर किसे कंसीडर करें, कौन मिस स्टेटमेंट होता है, कौन सा मिस स्टेटमेंट नहीं होता, और जो होता है तो उसे इवेल्यूएशन में कंसीडर करेंगे, फिर इवेल्यूएट करेंगे। ये पूरा स्टेज होता है पूरा। सबसे ऊपर आता है सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन का मतलब होता है नीचे की लिखी हुई सारी आइटम का प्लानिंग, समझ गए? ऊपर तुमने चार्ट देखा ना, तो इसका मतलब इन सब की प्लानिंग, ठीक। तो जब तुम सैंपल डिजाइन कर रहे हो तो तुम इसके बारे में प्लानिंग कर लोगे ना कि साइज कैसे रखना है, ज्यादा लेना है कम लेना है, ठीक है। तो ज्यादा कम कैसे लोगे? अगर कंट्रोल तुम्हें ज्यादा खराब दिख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग और इवैल्यूएशन में, तो सैंपल साइज, तो यही बोल रहा है बस। तो ये कह रहा है कि तुम लोग असेस करो क्या, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ। ये कैसे होगा? ये होगा बेस्ड ऑन द
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रेलेवेंट कंट्रोल, है ना, कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग, और ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ आइटम फ्रॉम द पॉपुलेशन। या फिर एक काम करो, थोड़ा बहुत ऐसे पॉपुलेशन रफली ऐसे लेकर देख लो, थोड़ा सा पॉपुलेशन में थोड़ा सा आइटम लेकर, स्मॉल आइटम लेकर ऐसे देख लो, क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, समझ गए? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन को कंसीडर करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन के अंदर। ये कैसे पता पड़ेगी? या तो तुम अंडरस्टैंडिंग ले लो या थोड़ा बहुत सैंपल लेकर टेस्ट कर लो। इस दो तरीके से पता पड़ सकता है, ठीक है। सबसे बेस्ट वाला अपना वो अंडरस्टैंडिंग, अपन यही करते हैं, ठीक है। ये जो तुमने असेसमेंट किया अभी इज मेड इन ऑर्डर टू डिजाइन एंड ऑडिट, आ गया, एंड टू डिटरमिन, ठीक है। सेम यही बात टीओडी में बोलता है, वहां एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन था, तो यहां पर क्या है? एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट। वही बात बोल रहा है, सेम बात, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट को असेस कर लो पहले तो, ठीक है। एक बात दिमाग में फिट कर लो, ये जो बार बार वर्ड यूज करता है ना, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट को असेस करो, ये असेसमेंट ऑफ रिस्क बोलता है बस, ठीक है। पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करने के लिए रिस्क असेसमेंट को कंसीडर करना होता है। रिस्क असेसमेंट में रिस्क ज्यादा तो सैंपल साइज ज्यादा। अरे असेसमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, तुम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये रिस्क ही तो हुआ, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांस, ठीक। तो इसको मजे आते हैं, रिस्क लिखने में इसको शर्म आ रही है, इसको लग रहा है तुम समझ जाओगे, तुम्हें इजी लगेगा वो, तो ये थोड़ा घुमा घुमा कर देता है, तो ये लिखता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। हाँ, मुझे तुझसे कुछ काम है तो तू मुझे बता देना कि मुझे तुझसे कुछ काम है, ठीक है, मैं भूल जाऊंगा। चलो, ये समझ गए तुम लोग क्या लिखा हुआ है? वही बात करता है, अगर मिस स्टेटमेंट की रेट ज्यादा हो तो 100% एग्जामिनेशन या लार्जर सैंपल साइज। ये भाई साहब कुछ काम का, मतलब काम का है, मगर ये अभी नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक आगे आएगा, दो बार दे देता है मेरा भाई। नहीं नहीं पढ़ेंगे ना बाद में, जब कह रहा हूँ पढ़ लो यार, मैं कटवा दूंगा, तुम्हें तुम टेंशन काय को ले रहे हो? मुझे पता है तुम्हें सबसे अच्छा काम यही लगता है। नहीं करो, कोई भी नहीं करो, 100% कवरेज नहीं करो। सैंपल साइज, सैंपल डिजाइन के अंदर अपन लोग पढ़े पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, स्पेसिफिक पर्पस को, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करना, ठीक है। और उसी के अंदर ही पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के अंदर ही एक और चीज आती थी कि ऑडिट एविडेंस को कंसीडर करना और मिस स्टेटमेंट डेविएशन की कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मिस स्टेटमेंट और डेविएशन, ये देखना। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी वो कंप्लीट होना चाहिए पॉपुलेशन, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की पूरी फिर कहानी आई और व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेविएशन की कहानी आई, ठीक है। डेटा के दो एग्जाम्पल दिए उसने, एक कंफर्मेशन का दिया, एक रॉन्ग पोस्टिंग का दिया, ठीक है। तो कंफर्मेशन और रॉन्ग पोस्टिंग का जो उसने एग्जाम्पल दिया, कंफर्मेशन का याद है ना, और एक रॉन्ग पोस्टिंग का उसने एग्जाम्पल दिया। अब जो कंफर्मेशन का एग्जाम्पल था उसमें डेविएशन कंसीडर नहीं कर रहा था, और रॉन्ग पोस्टिंग के अंदर एक में तो स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करेंगे, एक काम में हो सकता है दूसरे एरिया में, एक एरिया में नहीं था मगर दूसरे एरिया में था, तो कभी कभी एक एरिया में ना भी हो, ठीक है, मैं वर्ड यूज करेंगे, मैं, ठीक। तो हो सकता है एक एरिया में ना भी हो, वो दूसरे एरिया में हो सकता है, ठीक है। ये पढ़े किसकी बात? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेविएशन की बात। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा कंप्लीट होना चाहिए, पॉइंट नंबर 3 में। फिर उसके बारे में आगे बात करता है कि भाई कंप्लीट का मतलब क्या है। अगर तुम टीओसी कर रहे हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो तुम असेस कर रहे हो रिस्क को बोला गया है यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब ये असेसमेंट बेस होता है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग और स्मॉल सैंपल, ठीक है, स्मॉल सैंपल के ऊपर बेस होता है। तो इसके हिसाब से अगर असेसमेंट तुमने ज्यादा किया है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है, तो सैंपल साइज। ऐसे ही टीओडी के अंदर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट, सॉरी एक्सपेक्टेड रेट नहीं, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट। एक बात याद रखना, रेट जो था रेट परसेंटेज, वो टीओसी में आता है कि कंट्रोल 10%, 12%, 20% डेविएट है, समझे। मिस स्टेटमेंट में ऐसे आता है कि 10,000 से मिस स्टेटेड है, या 12,000 से मिस स्टेटमेंट है, या 15,000 रुपये से मिस स्टेटेड है, इसलिए वहां पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट नहीं लिखते। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट मत लिखना, एक्सपेक्टेड मिस स्टेटमेंट नहीं लिखना। हो गया पूरा पॉइंट। शुरुआत हुई थी 2 से, पर्पस और कैरेक्टरिस्टिक्स,
पर्पस के बारे में 2 पॉइंट बोले, कंसीडर करो पर्पस को, और पर्पस का मतलब होता है नेचर ऑफ एविडेंस और व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि डेविएशन और उसकी कंडीशन को, है ना, ये 2 पॉइंट बोले। पर्पस को कंसीडर करो, और पर्पस का मतलब होता है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट होना चाहिए, और कंप्लीट के अंदर भी बताया उसने कि टीओसी में क्या होता है और टीओडी में क्या होता है, यानी कि कार चेक करो तो टीओसी में कार कैसे चेक करते हैं, टीओडी में कैसे करते हैं। टीओसी में असेस करते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन को, जो अंडरस्टैंडिंग से होता है, ये ज्यादा तो सैंपल साइज ज्यादा, वहां पर एक्सपेक्टेड मिसस्टेटमेंट वो ज्यादा तो सैंपल साइज, समझ गया। और व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डेविएशन के 2 एग्जांपल दे रखे। सैंपल साइज में बोलता है वही बात, सफिशिएंट होना चाहिए, सफिशिएंट सैंपल साइज सफिशिएंट होना चाहिए। साइज की बात है ना, सैंपल साइज की बात है ना, इसलिए सफिशिएंट वर्ड यूज किया, एप्रोप्रिएट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सफिशिएंट होना चाहिए टू रिड्यूस सैम्पलिंग टू एन एक्सेप्टेबली। बहुत प्यारी लाइन है, बहुत मजेदार लाइन है, समझो क्या लिखा है। लोअर द रिस्क द ऑर्डर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, द ग्रेटर द सैंपल साइज विल नीड टू बी। क्या मतलब है बताओ। लगी से बता रही, हाँ बेटा बोल। ये है, और चलो एक बात सुनो, तुम लोगों ने पिछले चैप्टर में ऑडिट रिस्क पढ़ा था, उसमें तुमने एक चीज पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 में, ऑडिट रिस्क इज द फंक्शन ऑफ रोम डीआर, ये पढ़ा था। मतलब तुम जिसकी ऑडिट करने जा रहे हो वहां पर हो सकता है पहले से ही मिसस्टेटमेंट हो, ये रिस्क एंटिटी लेवल का रिस्क है, इसको एंटिटी इन्फ्लुएंस करता है, ऑडिटर इन्फ्लुएंस प्रायर टू ऑडिट होता है। अब मैं जाकर इस वाले रोम को असेस करता हूं, और रोम को मैंने असेस किया ज्यादा, मुझे लगा रिस्क बहुत ज्यादा है, तो फिर मैं ये चाहूंगा कि मेरा डीआर कम हो। जब भी ऑडिटर रोम को ज्यादा असेस करता है तो ऑडिटर अपने डीआर को, डिटेक्शन रिस्क को, कि मैं डिटेक्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा गलती, इस रिस्क को कम करने की कोशिश करता है। मतलब तुम्हारा एग्जाम टिपिकल आएगा, सिंपल आएगा, ठीक है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो एग्जामिनर के हाथ में, वो लोग इन्फ्लुएंस करेंगे इस रिस्क को। टिपिकल आना रिस्क होता है। अब तुम चाहते हो तुम पास हो, ठीक है, फेल होने के रिस्क को कम करना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम में फेल भी हो सकता है बच्चा, तो पेपर टिपिकल आना उनके हाथ में। देखो रिस्क का मतलब होता है खराब चीज होना, तो पेपर इजी आए और टिपिकल आए में खराब चीज है टिपिकल आना, ये रिस्क उनके हाथ में होता है, एग्जामिनर पेपर बनाने वालों के हाथ में होता है, ठीक है। अब बच्चे का रिस्क क्या है कि जब वो एग्जाम देने जाएगा तो या तो पास होगा या फेल होगा, तो फेल वाला रिस्क किसके हाथ में, बच्चा फेल वाले रिस्क को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब बढ़ा भी सकता है लापरवाही करके, और फेल वाले रिस्क को कम भी कर सकता है बहुत अच्छे से मेहनत करके, पढ़ाई करके, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये बात पता पड़ गई कि फेल होने के रिस्क बहुत ज़्यादा, मतलब वो पेपर आने का चांस, पेपर डिफिकल्ट आने के चांस ज़्यादा है, तो तुम्हारी पढ़ाई के अंदर कितना फ़र्क पड़ जाएगा। तुम क्या चाहोगे, तुम्हारा रिस्क फेल होने का कम से कम करना चाहोगे। तो याद रखना, अगर रोम ज़्यादा डिटेक्ट किया है, रोम ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा डिटेक्ट किया, तो ऑडिटर अपने डीआर को कम करना चाहेगा, क्योंकि ऑडिटर सिर्फ डीआर को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये कह रहा है लोअर द रिस्क ये डीआर वाला रिस्क है, पहले बता दो डीआर है, तो ये रोम नहीं है, क्योंकि रिस्क के बाद देखो वर्ड क्या लिखा है उसने, लोअर द रिस्क द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट। अगर ऑडिटर कम रिस्क एक्सेप्ट करना चाहता है, वो चाहता है मैं रिस्क को कम से कम कर दूं, कौन से रिस्क को कम से कम कर दूं, अरे रोम को थोड़ी कम कर सकता है तू, रोम को तो सिर्फ असेस कर सकते हो, कम नहीं कर सकते, रोम को छेड़ ही सकते तुम लोग, तुम सिर्फ रोम को असेस कर सकते हो, कम नहीं कर सकते। सर डीआर को कम कर सकते हैं क्या बन, हाँ ज्यादा एक्सटेंसिव चेकिंग, सैंपल ज्यादा ले लो, समझ गए बात। तो ये बोलता है ना लोअर द रिस्क द ऑडिटर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, ऑडिटर चाह रहा है, ठीक है, कम करना रिस्क को, लोअर द रिस्क एक्सेप्ट, कम रिस्क एक्सेप्ट करना चाह रहा है, वो चाहता है कम से कम रिस्क हो, ठीक है, द ग्रेटर द सैंपल साइज विल नीड टू बी। अभी समझ में आया। तो कौन से रिस्क की बात कर रहा है, डीआर की बात कर रहा है, मस्त शानदार लाइन है, एक नंबर, ठीक है। सैंपल साइज को बहुत अच्छे से अफेक्ट करती है, प्राइमरी लाइन है, प्राइमरी लाइन, सैंपल साइज का प्राइमरी फैक्टर, सैंपल साइज का प्राइमरी फैक्टर, जितना ज्यादा ऑडिटर टेंस होगा, टेंस कंसर्न होगा, ठीक है, सैंपल साइज उतनी ज्यादा, चेकिंग उतनी ज्यादा। जितना सिंपल पेपर होगा, 11th क्लास है,
बच्चा बिंदास जाएगा, टेंशन नहीं है, पढ़ाई भी उस लेवल की। और जितना टिपिकल पेपर होगा, इंटर सीए फाइनल, बच्चे टेंशन ज़्यादा, इंटर टेंशन ज़्यादा, सीए फाइनल टेंशन ज़्यादा, मेहनत भी, समझ गए ना। तो लोअर द रिस्क द ऑर्डर इज विलिंग टू एक्सेप्ट, अगर ऑर्डर कम रिस्क एक्सेप्ट करना चाहता है तो सैंपल साइज ज़्यादा होगा। ये प्राइमरी फैक्टर पहले ही बता दिया, अभी तो फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ेंगे नीचे, ठीक है। ये प्राइमरी फैक्टर है, पहले ही पढ़ा दिया तुम्हें, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। आ जाओ, सैंपल साइज कैन बी डिटरमिन बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल बेस फॉर्मूला एंड थ्रू आउट, यानी कि तुम लोग सैंपल साइज को डिटरमिन करोगे ना, तो नॉन स्टैटिस्टिकल और स्टैटिस्टिकल दोनों यूज करके कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल मतलब फॉर्मूला वगैरह, मैथमेटिकल लॉस वगैरह का यूज करके, या फिर अपना प्रोफेशनल जजमेंट पीजी एक्सरसाइज करके, यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज, समझ गए बात। तो ऐसे ही कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, बता रहा है सैंपल साइज डिटरमिन करने के तरीके क्या है। 2 फैक्टर इफेक्टिंग, मजेदार, बड़े बड़े पैराग्राफ, छोटी छोटी लाइनें, ठीक है। जितना बोलो उतना टिक लगाना, जो लगा रखा है उससे मतलब नहीं है। पेन फेंक दिया तो आती लो, इसको पूरा लगा लेना, इस वाले, ठीक है। क्या लिखा है, इसको, बस इसको, है ना। हाँ, ये पूरा इंक्रीज तक, पॉइंट नंबर 1 पूरा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, अगर तुम कंट्रोल पे ज्यादा भरोसा करना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम कोई कार यूज करना चाहते, मतलब कार खरीदना चाहते हो, तो उसे ही जाके क्या करो, टेस्ट करो, चेक करो। तो तुम किसी कंट्रोल पे ज्यादा भरोसा करना चाहते हो, ज्यादा भरोसा, तो उस वाले कंट्रोल को मैं क्या करूंगा, टेस्ट ज्यादा करूं या कम करूं, ज्यादा टेस्ट करूं। तो ज्यादा टेस्ट करूं तो फिर सैंपल साइज ज्यादा या कम, ज्यादा, वेरी गुड। कंट्रोल पे भरोसा ज्यादा करना चाहते हो, ग्रेटर द रिलायंस द ऑर्डर प्लेसेस ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल पे ज्यादा रिलायंस, ज्यादा भरोसा करना चाहते हो, ठीक है, रिस्क असेसमेंट में, द ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ऑर्डर्स टेस्ट, टेस्ट का एक्सटेंट बढ़ जाएगा, उससे सैंपल साइज सह लेंगे, ज्यादा सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सैंपल साइज टॉलरेबल, अपना टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, देखो कंट्रोल पढ़ रहे हो तुम लोग, अरे हाँ यार ये देखो, फैक्टर इन्फ्लुएंस सैंपल साइज फॉर टेस्ट ऑफ, इसलिए वर्ड देखो क्या लिखा, टॉलरेबल रेट ऑफ, कंट्रोल में ये लिखेगा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, डेविएशन वर्ड यूज करेगा, मिस स्टेटमेंट वर्ड यूज नहीं करेगा। वहां क्या लिखता, टीओडी में क्या लिखता, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट नहीं है ना। चलो, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, हाँ, इसको पूरा मार्क करना, डिक्रीज, छोटी सी लाइन है। टॉलरेबल रेट ज्यादा, सह लेंगे ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मजा, मन मौजी है, मन मौजी, ठीक है। बंदा सख्त लौंडा है, सबसे लेगा, उसको कोई टेंशन ही नहीं है, सारे दुख दर्द गम सबसे लेगा, ठीक है। अबे यार कैसी है तू चारू यार, पढ़ाने देती मेरे को, डिस्टर्ब करती है यार। मुझे एक बात बताओ, कोई स्टैंड अप कॉमेडियन होता है, वो किसी की बात कर रहा होता है, उसको किसी से नफरत है क्या? अरे ऐसे ही कर रहा है टाइम पास। चारू तू भी यार, मेरा सब्जेक्ट मैटर एक ही है बस जीवन में, हायर द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन। देखो मैं सबका रेस्पेक्ट करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, मेरे को ऐसे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैं तुम्हें ऐसे हंसाने के लिए, थोड़ा बहुत खुश करने के लिए। हायर द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, एक्सपेक्टेड रेट है, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो डेविएशन ज्यादा होगा, एक्सपेक्ट कर रिस्क, हायर द रिस्क, लार्जर द सैंपल। ये वही घिसी पिटी बात ऊपर की शुरू कर देता है। तुम्हें कैसे पता पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन? अंडरस्टैंडिंग से, तुम थोड़ा सा सैंपल ले लो। आ जाओ पॉइंट नंबर 4। हाँ, फोर के अंदर बस यहाँ तक एश्योरेंस तक, ये हटाओ सब बकवास, ये भी हटा दो, पूरा वो कर देगा ये यहाँ तक एन इंक्रीज इन द ऑर्डर डिजायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, बस ठीक है। अरे यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हटाया मैंने, वापस कैसे आएगा? चलो आ गया। मेरी बात सुनो, ये एन इंक्रीज इन द ऑर्डर ग्रेड लेवल ऑफ एश्योरेंस तक, बस एश्योरेंस विल इंक्रीज। अगर तुम ज्यादा एश्योरेंस चाहते हो, बढ़ाओ, सिंपल बात है। तुम ज्यादा एश्योरेंस चाहते हो, ठीक है, तो सैंपल साइज बढ़ाओ। तुम चाहते हो रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आए, अच्छा रिजल्ट आए, मतलब तुम्हें उस रिजल्ट से ज्यादा क्या मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, एश्योरेंस ज्यादा मिले।
लिखा है देखो, ग्रेटर द लेवल ऑफ एश्योरेंस ऑर्डर डिजायर द रिजल्ट ऑफ द सैंपल, बकवास का है, लार्जर द सैंपल साइज, द ग्रेटर द लेवल ऑफ एश्योरेंस दैट ऑर्डर डिजायर लार्जर द सैंपल साइज। ये मत लगाना टिक, ये तुम्हें कंफ्यूज कर देगा, और फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना ही मत इस पे मेरे से, ठीक है, मैं टाइम वेस्ट होगा समझाने में। अब हाँ, इसके बारे में ज्यादा लिखना हो ना तो यहां से लिख लेना ज्यादा, ये अच्छी लाइन है, ग्रेटर द लेवल ऑफ एश्योरेंस लार्जर द सैंपल साइज नीड टू बी। पॉइंट नंबर 5, एक्चुअल साइज, पॉपुलेशन की जो एक्चुअल साइज होती है उसका सैंपल के ऊपर क्या होता है, लिटिल इफेक्ट और नेग्लिजिबल इफेक्ट, ये 2 वर्ड याद रखना है अपन। पॉपुलेशन का सैंपल के ऊपर लिटिल इफेक्ट और नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। मतलब क्या बच्चों, अगर पॉपुलेशन है 10,000, उसमें से मैं सैंपल ले रहा हूं 100, हाँ, तो क्या 20,000 में से 200 लूंगा? नहीं, 100 की जगह 120 कर दूंगा, 130 कर दूंगा। प्रोपोर्शनलिटी तो ही चेंज होता है। समझ गए सारे बच्चे बात? कोई डाउट हो तो बोलो। तुम लोग पढ़ रहे हो फैक्टर अफेक्टिंग सैंपल साइज, ये कह रहा है ये ज्यादा तो सैंपल साइज ज्यादा, ये कम तो सैंपल साइज कम, ये ज्यादा तो सैंपल साइज कम, ऐसे पढ़ा रहा है तुम्हें। टॉलरेबल ज्यादा से लोगे, सैंपल साइज कम, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा तो सैंपल साइज ज्यादा, ये पढ़ रहे हो तुम लोग? हाँ, तो ये कह रहा है क्या पॉपुलेशन ज्यादा सैंपल साइज ज्यादा? नहीं, पॉपुलेशन का लिटिल इफेक्ट और नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। ठीक, मतलब फॉर स्मॉल पॉपुलेशन हाउएवर ऑडिट सैंपलिंग में नॉट बी एज एफिशिएंट। ठीक है, छोटी पॉपुलेशन के लिए ऑडिट सैंपल तो एफिशिएंट होता ही नहीं। ठीक, तो ये कह रहा है पॉपुलेशन का वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं होता सैंपल साइज पे, और छोटी के लिए तो सैंपलिंग अच्छी नहीं होती। और थोड़ा बहुत बिल है तो ऐसे ही चेक कर लो उसमें क्या सैंपल ले रहे हो। ठीक, चलो अब आता है टीओ डी और टीओ सीधा, ये टीओ डी है, सेम चलेगा सेम। हायर द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट द लार्जर द सैंपल साइज, बढ़ जाओ आगे। मोर ऑडिटर्स लाइंग ऑन द अदर सब्सिडियरी प्रोसेसर, मान लो दूसरे प्रोसेसर पर तुम ज्यादा रिलाई करना चाह रहे हो, तो जिस प्रोसेसर को तुम सैंपल लेके करना चाह रहे हो उसका सैंपल कम रख लो। अरे तुम अपने दोस्त पे ज्यादा भरोसा करना चाह रहे हो जो तुम्हारे पास बैठा है और तुम्हें पूरा पास करा ही देगा, ठीक है, तो ऐसा मक्कार बच्चा पढ़ाई को ज्यादा करेगा कम? और तुम कोई दोस्त के भरोसे नहीं जा रहे, तुम्हें पता है इंटर है, ठीक है, तो तुम्हारे पास भले दोस्त बैठा है उसका पेपर दिखता भी है मगर तुम उसके भरोसे जा ही नहीं रहे क्योंकि तुम्हें पता है खुद अपने भरोसे नहीं आता। ठीक है तो तुम्हारा वो पढ़ाई का लेवल, एक्सटेंड ऑफ स्टडी बढ़ जाएगी ना, तो वही कह रहा है वो। अगर तुम दूसरे पे ज्यादा भरोसा कर रहे हो, दूसरे सब्सटेंशियल प्रोसेस पे ज्यादा भरोसा कर रहे हो, ठीक है, आज अगर मान लो तुम किसी की कंप्लीटनेस चेक कर रहे हो, कोई ट्रांसलेशन कंप्लीट है या नहीं है, कंप्लीटनेस चेक कर रहे हो, तो कंप्लीटनेस 2-3 प्रोसेसर परफॉर्म करके कर रहे हो, तो अगर तुम बाकियों पे ज्यादा भरोसा कर रहे हो तो जिस प्रोसेसर को तुम सैंपल लेके टेस्ट करोगे उसमें सैंपल ज्यादा रखोगे कम थोड़े बहुत सैंपल से चेक कर लो। ठीक है, तो जब दूसरे पे ज्यादा भरोसा हो तो जिसको अपन चेक कर रहे हैं सैंपल लेकर उसमें सैंपल साइज कम। इंक्रीज इन द ऑर्डर डिजायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, वापस वही, इसको मत लगाना टिक, यहाँ एश्योरेंस तक ही टिक लगाना बस, और फिर इंक्रीज द सैंपल साइज, वो मत लगाना। टॉलरेबल स्टेटमेंट इज नॉट एक्सटेंडेड बाय द, इंक्रीज इन टॉलरेबल, वहां आया था रेट ऑफ डेविएशन, ठीक है, विल डिक्रीज द सैंपल साइज। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ स्टेटमेंट द ऑर्डर एक्सपेक्ट टू फाइंड इन द पॉपुलेशन, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ स्टेटमेंट द ऑर्डर एक्सपेक्ट, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ज्यादा स्टेटमेंट मिलेगी, सैंपल साइज कैसा है, समझता ही नहीं है कुछ भी। अब ये कह रहा है ग्रेटर द स्टेटमेंट ऑर्डर एक्सपेक्ट, इसका मतलब रिस्क होता है, और शुरुआत में ही पढ़ा दिया। वो ज्यादा एक्सपेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने रिस्क को ज्यादा असेस किया है, सिंपल सी बात है। तो नीचे वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही है, ऊपर भी रिस्क नीचे भी रिस्क, घुमा के दे रहा है, बस घुमा के देंगे। ठीक है, मजे लेने की भी एक लिमिट होती है। हाँ, उसके बाद लास्ट, ये लास्ट है ना, नहीं ये वाला, ये पढ़ना है, इसको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पॉपुलेशन का सैंपल में हमेशा नेग्लिजिबल और लिटिल इफेक्ट होता है, और स्मॉल के लिए तो सैंपलिंग अच्छी नहीं होती, हमेशा ही लिखना है अपन को। पॉपुलेशन का सैंपल पे नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है और स्मॉल के लिए पॉपुलेशन अच्छी नहीं होती, सॉरी स्मॉल पॉपुलेशन के लिए सैंपल अच्छा ही नहीं होता।
ये पढ़ते हैं वेन स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन एप्रोप्रिएट देन सैंपल साइज विल, ये बिल्कुल अलग पॉइंट है, बिल्कुल अलग पॉइंट। वेन स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन इज एप्रोप्रिएट, अभी थोड़ी भारी बात है। आइए एक मेथड होता है स्ट्रेटिफिकेशन, बताऊंगा क्या होता है। चलो आखिरी है, देख लेते चलो 26 नहीं आया जब तक देख लेते। भाई स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मेरे को अब समझ लो, अभी समझा रहा हूँ, ये एग्जाम्पल दूंगा बार बार। मेरे को स्कूल गोइंग बच्चों का पॉकेट मनी का सर्वे करना है, पॉकेट मनी का सर्वे। तो मैं एक स्कूल में गया, मैं सारे बच्चों को ग्राउंड में बुलाया, सारे बच्चे खड़े नर्सरी से लेके 12वीं तक के, सॉरी नर्सरी हटाओ, चलो ले लो, नर्सरी से लेके 12वीं तक के बच्चे खड़े, ठीक है। अब बच्चे मैंने सेलेक्ट किए, तो जनरली हो सकता है ना कि बच्चे जो मैंने सेलेक्ट किए अपने हिसाब से मैं सेलेक्ट करते जा रहा हूँ भीड़ में से, तो हो सकता है अधिकतर छोटे बच्चे आ जाए या अधिकतर बड़े बच्चे आ जाए। और अधिकतर छोटे आ गए और चुन्नू मुन्नू आ गए, लॉलीपॉप ले गया, मेरा बेटा तेरे को कितने मिलते हैं, मेरे को पापा 2 रुपया देते, एक किराए मेरे को पापा 5 रुपया देते, एक किराए मेरे को पापा 6-7 रुपया दे देते, ठीक है। वो सब आ गए चुन्नू मुन्नू, और आगे 5 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया ऐसे बता रहे, ठीक है। बड़े बच्चे तो 10 से बहुत ऊपर उठ चुके, ठीक है, 10 तो उनको दिखते ही नहीं है कहाँ पर है। अब होगा क्या, होगा ये कि मैं ऐसे बोलूँगा ऑन एन एवरेज स्कूल गोइंग बच्चों को 5 रुपया मिलता है, सबका एवरेज निकाल लिया सैंपल का, और ऑन एन एवरेज 5 रुपया मिलता है। कितनी गलत बात। वहीं पे अधिकतर बड़े बड़े बच्चे आ जाए, पापा कितने देते हैं, पापा 50 बोलते, मैं 100, 150, 200 ही लेता हूँ पापा से। कोई 100 बोल रहा है, कोई 200 बोल रहा है, इतने ही लेता हूँ मैं तो रुपया, ठीक है। अब एवरेज निकाला तो 70-80 का राउंड एवरेज है। अब छोटे बच्चों को 70-80 रुपये देंगे पापा खर्चे का, नहीं। तो क्या होता है, इससे एवरेज बिगड़ जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है। तो तुम एक काम करो, इन हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस बनाओ, तुम इनको ग्रुप बना दो, इनके ग्रुप, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे 10, 11, 12 ऐसे क्लास बना दिए। हर क्लास में थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लो, तो सैंपल पूरे पॉपुलेशन के क्या हो जाएंगे। तो जब तुम लोग ग्रुप बनाते हो, तो जो ग्रुप होता है, ठीक है, वो कहलाता है स्ट्रेटम। क्या कहलाता है ग्रुप, स्ट्रेटम, ठीक है। और फिर हर स्ट्रेटा में से थोड़ा थोड़ा पॉपुलेशन ले लो। 2 वर्ड आते हैं, स्ट्रेटा और स्ट्रेटम। मेन एक हो तो मेन, MEN मेन, और ज्यादा हो तो भी मेन, मगर MEN हो जाता है। वो मेंस तो नहीं बोलते, मेंस आए, वुमेन्स आए, नहीं ना, मेन बोलेंगे या मेन बोलेंगे। एक हो तो, एक बच्चा हो तो चाइल्ड, ज्यादा हो तो चाइल्ड सॉरी बोलेंगे, हमारे चाइल्ड से, ठीक है, नहीं ना, चिल्ड्रन बोलेंगे ना। ऐसे होता है, एक हो तो स्टेटम, और कई सारे ग्रुप हो तो स्टेटा, ठीक है। ग्रुप्स को स्टेटा बोलते हैं, स्टेटम्स नहीं बोलते। एक को स्टेटम और कई को, तो हम हर स्टेटम में से पॉपुलेशन लेंगे और ऐसे पूरा स्टेटा को कवर करेंगे, मतलब जितने भी ग्रुप है सबको कवर करेंगे। आई बात समझ में। चलो अभी स्टेटम को साइड में रखो। तुम जैसे एक ग्रुप बनाते हो ना, तो हर ग्रुप की पॉपुलेशन भी होमोजीनियस बन जाती है। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को ग्रुप बनाकर होमोजीनियस में कन्वर्ट कर देना, फिर हर ग्रुप में से सैंपल लेना, और होमोजीनियस हो तो थोड़े सैंपल से भी काम चल जाता है। तो स्ट्रेटिफिकेशन एक नाम का एक अपन पढ़ेंगे, आएगा, उसके पहले ही बोल रहा है कि अगर तुमने ये काम अच्छे से किया है, स्ट्रेटिफिकेशन अच्छे से किया है, और तुमने होमोजीनियस ग्रुप बना दिए सबके, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के होमोजीनियस ग्रुप, ठीक है। पॉपुलेशन विद इन द ग्रुप होमोजीनियस है, और अमंग द ग्रुप हेट्रोजीनियस है, मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अलग अलग है, लेकिन विद इन द ग्रुप पॉपुलेशन होमोजीनियस। ये बात समझ गए तुम लोग सारे बच्चे। तो अगर तुमने स्ट्रेटिफिकेशन बहुत अच्छे से किया है, तो सैंपल साइज कम ले लो, ठीक है। ये तो हो ही गया। पहला पढ़े असेसमेंट, इससे आखिरी पॉइंट पढ़े एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट। पहला और आखिरी लिंक करता है एक दूसरे से। फिर सब्सटेंस दूसरे पे ज्यादा भरोसा कर रहे हो तो जो तुम कर रहे हो उस पर कम भरोसा करो, और डिजायर लेवल ऑफ एक्शन ज्यादा चाहते हो, सैंपल साइज ज्यादा, टॉलरेबल स्टेटमेंट ज्यादा सेल होगे, सैंपल साइज कम। वही ग्रेडर वाला ऊपर वाली बात कर दी। स्ट्रेटिफिकेशन अच्छा तो सैंपल साइज कम, पॉपुलेशन का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। आज के लिए इतने, बाबा टेक केयर, आपका दिन मंगल में।